हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी का इन क्लासेस में। जो हमारी ड्राइंग एंड पेंटिंग से रिलेटेड जो क्लासें हो रही हैं हमारे इस चैनल में, तो यहाँ पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दिसंबर 2023 में यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसके क्वेश्चंस हम देखेंगे कि किस तरीके से आयोग ने क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, यूजीसी किस तरीके का पैटर्न बनाता है। सिलेबस भले ही हमें पता होता है, लेकिन हमें क्वेश्चंस का आइडिया इतना ज़्यादा नहीं होता। वो किसी भी तरीके से घुमा फिरा के हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि यूजीसी नेट की तैयारी करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा गहराई से और बहुत ही ज़्यादा डीप जाकर हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो 2023 में हुआ था दिसंबर में। जिन लोगों ने ये पेपर दिया है उनको पता होगा कि कैसा पेपर आया था। ठीक है, और जिन लोगों ने नहीं दिया तो उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इससे आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से ड्राइंग एंड पेंटिंग से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस बनते हैं या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके हो सकते हैं। देखो, यूजीसी नेट तो एक नेशनल लेवल का हो गया, ठीक है, लेकिन अगर हम स्टेट लेवल की बात करें, हमारा टीजीटी पीजीटी हो गया, हमारा एलटी हो गया, केवीएस एनवीएस हो गया, तो इनमें भी हमें कुछ क्वेश्चन इस तरीके के मिल जाते हैं देखने के लिए, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी आप लोगों को कि आप लोग जब भी किसी चीज़ की तैयारी करो, प्रिपरेशन करो, सबसे पहले प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, वो सेंट्रल भी हो सकता है, वो स्टेट लेवल भी हो सकता है, आप उनको एक बार ज़रूर देखा कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से हमें वो क्वेश्चंस रिपीट होते हुए मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। देखते हैं पहला अपना प्रश्न क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा ट्रायड कलर स्कीम का उदाहरण है। पीला पीला नारंगी लाल है, पीला नारंगी लाल बैंगनी है, नीला पीला लाल हरा है, या फिर नीला नारंगी नीला नीला हरा है। ठीक है, तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का? इसमें हो जाएगा सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीला नारंगी लाल बैंगनी नीला हरा। इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये किस तरीके से होता है। सॉरी, ये हमारा ट्रायंगल शेप में जो है कलर, ट्रेड कलर आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, यहाँ पे अगर हम येलो रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम रेड रखते हैं और यहाँ पे हम क्या रखते हैं, ब्लू। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा कि जब प्राइमरी कलर आपस में मिलते हैं तो वो कौन सा कलर बनाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इतनी बेसिक चीज़ें तो पढ़ी होंगी, और अगर नहीं पढ़ी हैं तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जब पीला और लाल आपस में मिलाए जाते हैं तो ये बनता है नारंगी। ठीक है, और जब लाल और नीला आपस में मिलाए जाते हैं तो ये बनता है बैंगनी। ठीक है, और इसी तरीके से नीला और जब पीला आपस में मिला के हम बनाते हैं तो ये बनता है हरा। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये कौन सा जो कलर है वो किस तरीके से घूम रहा है चक्र में। ठीक है, इसको चाहे सर्कल में बना लो चाहे कैसे बना लो, ये ऐसे ही आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पीला आ गया, पीला, फिर उसके बाद हमारा नारंगी आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा लाल आ गया, फिर उसके बाद बैंगनी। ठीक है, फिर उसके बाद नीला यहाँ पे। ठीक है, और फिर उसके बाद हरा। तो इस तरीके से ये सर्कल पूरा होता है और यही हमारा जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, हमारा दूसरा प्रश्न क्या कहता है, कौन सा माध्यम रिलीफ मूर्ति कला के बिल्कुल निकट है। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा माध्यम है जो हमें रिलीफ के समान लगता है। जिस रिलीफ किसको कहते हैं आप लोगों को पता होगा, जो उभरी हुई चीज़ें होती हैं, उभारदार होती हैं, वही क्या कहलाती है, रिलीफ कहलाती है। ठीक है, उसी तरीके से जब हम अपनी जो है प्रिंटिंग वाली जो चैप्टर या पढ़ते हैं हम उसको, ठीक है,
तो उसमें हम ये सारे मेथड पढ़ते हैं, टेक्निक्स पढ़ते हैं। तो रिलीफ होता है, इंटेंग्लियो होता है, ठीक है। उसमें पूछा गया है कि लिथोग्राफी होता है, सेरीग्राफी होता है, विस्कोसिटी होता है या ड्राई पॉइंट होता है। तो आप लोग समझिएगा, लिथोग्राफी जो होता है वो एक प्लेन सरफेस होता है, ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा। सेरीग्राफी भी एक प्लेन सरफेस वाला होता है, ये भी हमारा नहीं होगा। वहीं हमारा ड्राई पॉइंट जो होता है वह भी नहीं होगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, जिसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। अब आप लोगों को अगर विस्कोसिटी नाम सुन के कुछ याद आ रहा होगा तो किसका नाम याद आता है? कृष्ण रेड्डी का नाम याद आता है, ठीक है। कौन थे कृष्ण रेड्डी? ये भारतीय कलाकार थे जिन्होंने विस्कोसिटी की क्या की थी? खोज की थी, ठीक है। इसकी खोज की थी पेरिस में। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी कि विस्कोसिटी का जो जनक माना गया है वो कृष्ण रेड्डी को माना गया है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये रिलीफ के बिल्कुल निकट क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें काफ़ी गड्ढेदार जो है सरफेस होता है, और ये जो गड्ढेदार सरफेस है इसी की वजह से जो है ये रिलीफ के बिल्कुल निकट हो जाती है, ठीक है। तो प्रिंटिंग वाले चैप्टर में हम इसको कवर करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है प्रश्न। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। थर्ड में क्या पूछा है? जापानी रिलीफ छापा चित्रकारों द्वारा बर्निशिंग के लिए प्रयुक्त सर्कुलर पेड़ क्या है, ठीक है। अब इसमें क्या है? गॉज है, बर्निशर है, बैरवन है या रोलर है? इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसमें है हमारा, हम इसको बोलते हैं बैरन, ठीक है। ये एक राउंड शेप का होता है, इसके ऊपर यहाँ पे हैंडल लगा होता है जिसको यहाँ से पकड़कर जो है सरफेस पर लगाया जाता है या घुमाया जाता है, जिससे हमारा जो है रिलीफ का छापा हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बैरन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, मल्टी बिट स्कैनर किस फॉर्मेट में कलर सूचना ग्रहण करता है, ठीक है। इसमें क्या है? केवल श्याम है, RGB है, CMYB है या केवल प्राथमिक कलर्स हैं? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा RGB, ठीक है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? RGB, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है? उस दार्शनिक का नाम बताइए जिसने कहा था सौंदर्य संपूर्णता है, ब्यूटी इज परफेक्शन, ठीक है। तो लियो टॉल्स्टॉय हो जाएंगे, बाumgarten हो जाएंगे, रस्किन हो जाएंगे, हेगल हो जाएंगे। आप लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा सौंदर्य संपूर्णता है। तो जब बात करते हैं सौंदर्य की, ठीक है, तो यहाँ पे नाम सबसे पहले किन का आता है? बाumgarten का, ठीक है। इन्होंने ही क्या कहा था? ब्यूटी इज़ परफेक्शन, यानी कि सौंदर्य ही संपूर्णता है। और एक बात और याद रखना, बाumgarten को ही सौंदर्य का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, सौंदर्य सिद्धांत का जनक कहा जाता है, ठीक है। सौंदर्य सिद्धांत का जनक कहा जाता है, या फिर ये कह लो सौंदर्य शास्त्र का जनक कहा जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे प्रश्न क्या है? उस व्यक्तित्व को पहचानिए जिसका संबंध नव जागरण काल के चित्रकारों से नहीं है, ठीक है। कौन है? डोनातेल्लो है, बॉटिचेली है, लियोनार्डो दा विंची है या फिर टिशियन है? तो कौन हो जाएंगे इसमें? तो इसमें टिशियन भी हो जाएंगे, विंची भी हो जाएंगे, बॉटिचेली भी हो जाएंगे, ठीक है। बॉटिचेली टिशियन जो है वह भी जो है पुनरुत्थान काल से ही आते हैं, और जो हाई रेनेसा था उससे लियोनार्डो दा विंची आते हैं, ठीक है। लेकिन कौन नहीं आता है यहाँ पे प्रश्न में? सबसे पहले आप लोग ये चीज़ नोट कीजिए कि इसमें क्या पूछा गया है, नहीं है या है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डोनातेल्लो, ठीक है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डोनातेल्लो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो नव जागरण काल से संबंधित नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है? अजंता की किस गुफा में श्यामा जातक चित्रित है? देखो अजंता जो है बहुत बड़ा टॉपिक है हमारा, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम पर्पज़ से। जो हमारे ड्राइंग एंड पेंटिंग से रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम होते हैं, विजुअल आर्ट से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होते हैं, उनमें
अजंता से क्वेश्चन बनता ही बनता है, वो किसी भी तरीके से हो जाए, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है सामा जातक किसमें चित्रित है। तो वैसे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग अगर पता हो तो 1 होगा, 2 होगा, 10 होगा या फिर 9 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा गुफा संख्या 10 में। इसमें एक चीज़ और है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जो विश्व प्रसिद्ध जो चित्र है, कौन सा, पद्म पाणी बोधिसत्व, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा पद्म पाणी बोधिसत्व। ये कौन सी गुफा में है, ये कौन सी गुफा में है, ये गुफा संख्या 1 में पड़ता है, ठीक है। गुफा संख्या 1 में पद्म पाणी बोधिसत्व पड़ता है, जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। वहीं पर अगर पूछें माया देवी का स्वप्न, माया देवी का स्वप्न, ये कौन सी गुफा संख्या में पड़ता है, ये पड़ता है हमारी गुफा संख्या 2 में। आप लोगों को जनरली बता दूं कि अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं। अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं, ठीक है, जिनमें से 5 जो हैं वो क्या हैं, वो चैत्य हैं, और बाकी की जो 25 हैं वो क्या हैं, वो विहार हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 2 तरह की गुफाएं मिली हैं। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात जो है, अजंता कहाँ पड़ता है, अजंता महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पड़ता है। इसकी खोज कब की गई थी, ठीक है। ये चीज़ आप लोग अजंता वाले चैप्टर में इसकी पूरी डिटेल जानेंगे। जब मैं इसको शुरू करूँगी तो मैं बहुत ज़्यादा डीपली इसको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी, क्लियर करके, ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ इससे छूटे ना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, शब्द रहित विश्व भाषा विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण आंदोलन किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है शब्द रहित विश्व भाषा विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण आंदोलन किस नाम से जाना जाता है। वो क्या हो जाएगा, मोनोटाइप हो जाएगा, प्रोटोटाइप हो जाएगा, आइसोटाइप हो जाएगा या फिर फोटोटाइप होगा। इसमें जो हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन 3 आइसोटाइप। आप लोग याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, जावा इंडोनेशिया में स्थित सबसे बड़े बौद्ध मंदिर को किस नाम से जाना जाता है। ध्यान से देखिएगा, जावा इंडोनेशिया में जो सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है, ठीक है, हिंदू मंदिर नहीं पूछा है, बौद्ध मंदिर पूछा है। कभी आप अंगकोर वाट लगा दो। तो यहाँ पे बौद्ध मंदिर जो है वो कौन सा है, कौन सा हो जाएगा, अंकोर वाट तो नहीं है, ये मैंने अभी बता दिया, प्रलंबन भी नहीं है, मोमोयामा मंदिर भी नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा बोरोबुदुर मंदिर, जो कि जावा में पड़ता है। ये जो है सबसे बड़े मंदिरों में एक नहीं, मंदिर ही है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर माना जाता है ये, ठीक है, बोरोबुदुर मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है प्रश्न, कांथा काशिदागारी जो है उसका संबंध किस राज्य से। देखो ये एक लोक कला है, ठीक है, लोक कलाओं के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मधुबनी कहाँ की है, ये वर्ली कहाँ की है, ठीक है, ऐपण कहाँ की है, साथिया कहाँ की है, ठीक है, इस तरीके से रंगोली, इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या है आंसर, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उड़ीसा, महाराष्ट्र या राजस्थान। देखो कांथा काशिदागारी का जो संबंध है वह तो पश्चिमी बंगाल से ही है। और अगर इसमें मैं पूछूं कि मधुबनी कहाँ की हो जाएगी, मधुबनी हो जाएगी बिहार की, ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख देती हूँ बिहार, ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद रखिए। राजस्थान की क्या हो जाएगी, राजस्थान की हो जाएगी फड़ पेंटिंग, फड़ पेंटिंग, ठीक है। उसी तरीके से महाराष्ट्र की पूछें तो महाराष्ट्र की क्या हो जाएगी भैया, महाराष्ट्र की हो जाएगी वर्ली, ठीक है। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाकर लेकर आऊँगी मैं, कोशिश रहेगी मेरी जल्द से जल्द। तो चलिए फ़िलहाल हम इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न पूछता है, मथुरा में ब्राह्मणवादी प्रतिमा विज्ञान के गलत विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें गणेश नग्न है या सूर्य कवच है या विष्णु गदा है या इंद्र ताज है। तो देखो गलत का चयन करना है। ठीक है, वैसे तो गणेश जी जो है वो अर्धनग्न अवस्था में ही रहते हैं। सूर्य का जो संबंध है वो कवच से हो जाता है, इंद्र का जो संबंध है वो ताज से हो जाता है, लेकिन विष्णु का संबंध गदा से नहीं होता है। ठीक है, गदा का संबंध किससे है? हनुमान जी से है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन थर्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। उस पुस्तक का नाम बताइए जिसके लेखक अजीत कुमार मुखर्जी हैं। इन्होंने बांकुरा जिले के मंदिर में म्यूरल शैली की जादू पटुआ चित्रों के बारे में लिखा है। ठीक है, यानी कि जो पुस्तक है अजीत कुमार मुखर्जी की, इन्होंने बांकुरा जिले के मंदिरों में म्यूरल्स पेंटिंग जो होती है उसके बारे में इन्होंने नोट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे उस पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? फोक आर्ट ऑफ बंगाल, या एंशियंट इंडियन आर्ट एंड कल्चर, या मेडिवल आर्ट एंड कल्चर, या फिर इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फोक आर्ट ऑफ बंगाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया है, किस कला काल में यूनानी और बौद्ध स्वरूपों का सम्मिश्रण दिखाई देता है? तो जब यूनानी और बौद्ध की बात आती है तो इसको तो आप समझ ही सकते हैं कि ये किसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे मौर्य काल नहीं होगा, मथुरा नहीं होगा, गुप्त भी नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा गांधार कला। यही एक ऐसी कला थी जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ सबसे पहले बनाई गई थी, यानी कि ये जो कनिष्क का समय था, ठीक है, कनिष्क का जो समय था प्रथम ईस्वी, तो इसी में इन्होंने भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ बनवानी प्रारंभ कर रही थी। ठीक है, ये बौद्ध धर्म में महायान के बहुत बड़े क्या थे? उपासक थे, या फिर ये कह लो कि उनको मानने वाले थे। तो इसीलिए इन्होंने भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ बनवाना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन इस कला पर कैसा प्रभाव था? यूनानी प्रभाव था, यानी कि ये जो मूर्तियाँ बनी हैं उस समय वो बहुत लंबी लंबी, काफ़ी हष्ट-पुष्ट और एकदम सुडौल, जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, ऐसी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो इसके भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। फ़िलहाल समय की पाबंदी को देखते हुए मैं जो है इसको शॉर्ट में ही करा रही हूँ, बाद में मैं इसकी डिटेल में सारी जितनी भी वीडियो बनाऊँगी उसमें पूरा डीपली मैं आप लोगों को बताऊँगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ क्या बोला गया है, अजंता के गुफा नंबर 16 में निम्नलिखित में से किस मुद्रा में बुद्ध को प्रलंब पद आसन में बैठे हुए उत्कीर्णित किया गया है? यानी कि जो गुफा संख्या 16 है, यहाँ पे जो भगवान बुद्ध हैं वो प्रलंब पद आसन में बैठे हैं, तो उनकी मुद्रा कैसी है? शिवलिंग मुद्रा नहीं हो सकती, धर्मचक्र मुद्रा है, या लोटस मुद्रा है, ये भी नहीं हो सकती, सूर्य मुद्रा भी नहीं हो सकती। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, धर्मचक्र मुद्रा। ठीक है, क्योंकि देखो इनका संबंध तो वैसे भी नहीं था, उनका जो संबंध था वो धर्मचक्र मुद्रा से ही था, ध्यान मुद्रा से था। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है, उस हाथी की कहानी जो अजंता के विहार 17 में अपने अंधे माता पिता का लालन पालन करता है क्या कहलाती है? ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो चित्र प्राप्त हुए हैं उनमें से जो गुफा संख्या 17 है उसमें एक हाथी की कहानी है जो अपने अंधे माता पिता का लालन पालन करता है। तो इसको कौन सा जो है शीर्षक दिया गया है? श्यामा जातक हो जाएगा, या शदंत जातक हो जाएगा, या मातृ पोषक हो जाएगा, विश्वांतर जातक हो जाएगा? तो इनमें से जो राइट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मातृ पोषक जातक। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न कहता है, अलंकार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, यानी कि अलंकार सिद्धांत जो था वो किसने दिया था? आनंदवर्धन ने दिया था, आचार्य वामन ने दिया था, भरत मुनि ने दिया था, या फिर आचार्य भामा ने दिया था? तो भरत मुनि को तो आप लोग जानते ही होंगे, इन्होंने किसकी रचना की है? नाट्य शास्त्र की। ठीक है, जिसमें उन्होंने रस बताए हैं। ठीक है, और
इसके जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि आचार्य भामा हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। किसके? अलंकार सिद्धांत के। ये भी हैं, इनको मैं इन्हीं की वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला कलाकार का संबंध बड़ौदा से नहीं है? तो ठीक है, क्वेश्चन में सबसे पहले यही चीज़ देखा कीजिए कि उसमें क्या पूछा है या नहीं है, तभी आप उसका राइट आंसर दे पाएंगे। वरना कभी कभी क्या होता है, हम क्वेश्चन को सीरियसली नहीं पढ़ते, या फिर ये कह लो कि ऐसे शब्द पर हमारा ध्यान नहीं जाता और हमें आते हुए भी प्रश्न क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो इनमें कौन सी हो जाएगी ऐसी महिला जिसका संबंध किससे नहीं है? बड़ौदा से नहीं है। क्या वो किशोरी कौल है, रेनी धूमल है, मृणाली मुखर्जी है, या फिर अंजलि इला मेनन है? ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अंजलि इला मेनन। ठीक है, यानी कि इनका संबंध जो है वडोदरा से नहीं है। और अगर यहीं पर पूछा जाए कि ऐसी कौन सी महिला कलाकार है जिसका संबंध वडोदरा से है, तो उसमें कौन कौन आती हैं ये देखिएगा। किशोरी कौल भी आती हैं, ठीक है, रेनी धूमल भी आती हैं, मृणाली मुखर्जी भी आती हैं, लेकिन अंजलि इला मेनन नहीं आती। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, त्रिवर्षीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समारोह का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? ठीक है, 1997 में, 1968 में, 1954 में, या फिर 1970 में? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1968 में। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि प्रसिद्ध कलाकार रेम्ब्रा का जन्म किस स्थान पर हुआ था? पेरिस में हुआ था, लीडेन में हुआ था, मलागा में हुआ था, या एंटवर्प में हुआ था? ठीक है, तो आप लोग रेम्ब्रा के बारे में जानते हैं, ये पाश्चात्य कलाकार रहे हैं। ठीक है, ये पाश्चात्य यानी कि वेस्टर्न आर्ट की जब मैं थ्योरी लेकर आऊँगी तो उसमें ये सारे आर्टिस्ट आएंगे, लियोनार्डो दा विंची, रेम्ब्रा, ठीक है, माइकल एंजिलो, राफेल, ये सारे कलाकार हम उसी में कवर करेंगे। तो यहाँ पे केवल हम इतना जान लेते कि इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लीडेन में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उन भुजाओं का गणितीय अनुपात है जो एक जैविक संतुलित और सौंदर्य की दृष्टि से मोहक संरचना का निर्माण करती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में देखो मैं केवल प्रीवियस क्वेश्चन आपको दिखा रही हूँ। एक्सप्लेन अगर करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे और आप लोग इसको नहीं देख पाएंगे क्योंकि बोरिंग हो जाता है। तो कुछ चीज़ों को हम जो है उनकी थ्योरी के साथ ही कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पर। यहाँ पे क्या पूछा गया है, कॉरपोरेट विज्ञापन विवादास्पद क्यों होते हैं? ठीक है, जो विज्ञापन होते हैं, कॉरपोरेट विज्ञापन जो होते हैं वो विवादास्पद क्यों होते हैं, यानी कि उनको लोग पसंद क्यों नहीं करते? कॉरपोरेट विज्ञापन का अपव्यय है। इस प्रकार के विज्ञापनों में उपभोक्ताओं की रुचि नहीं होती। यह कॉरपोरेट्स असंयम का खर्चीला स्वरूप है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आप लोग पढ़कर समझ ही गए होंगे। अगर नहीं आता आपको तो ये सारे ही इसके सही हो जाएंगे, यानी कि ये सारे कारण होते हैं जिस कारण ये विवादास्पद हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नाम या शैली जिसके अंतर्गत कोई फर्म किसी विशेष वर्ग की वस्तुओं का व्यापार करती है क्या कहलाती है? ठीक है, नाम या शैली जिसके अंतर्गत कोई फर्म किसी विशेष वर्ग की वस्तुओं का व्यापार करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? लोगो कहेंगे, ट्रेडमार्क, ट्रेड नाम कहेंगे, प्रतीक कहेंगे, या पिक्टोग्राफ कहेंगे? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ट्रेड नाम या ट्रेड मार्क भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, सेना में भर्ती के लिए प्रसिद्ध पोस्टर आई वॉन्ट यू फॉर अस आर्मी, ठीक है, यूएस आर्मी, सॉरी, निम्नलिखित में से किस डिज़ाइनर की कृति थी? ठीक है, आई वॉन्ट यू फॉर यूएस आर्मी, तो ये किसकी कृति थी जो कि क्या था? एक पोस्टर था। तो यहाँ पे जेम्स मॉन्टगोमरी हो जाएंगे, जेम्स बॉल्डविन हो जाएंगे, या ऑटो हमन हो जाएंगे, या फिर हैंस रूडी एड हो जाएंगे। देखो नाम ही इनके इतने अजीब होते हैं तो आप समझ ही सकते हो कि जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं ना
तो हमें कई कई बार पढ़ना पड़ता है, हम एक बार पढ़कर इसको याद नहीं रख सकते। ठीक है, जो हमारे विज्ञापन से रिलेटेड या फिर फोटोग्राफी से रिलेटेड या फिर ये कह लो प्रिंटिंग से रिलेटेड हमारी जितने भी टॉपिक्स हैं ना, वो बहुत थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं। ठीक है, जिनको समझने में हमें थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से उसको पढ़ेंगे या सुनेंगे या समझेंगे तो वो आपके याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे वैसे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जेम्स मोंटगोमरी फ्राग। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है देखेंगे। फ्रायन महिलाएं नामक पोस्टर जिसके माध्यम से जर्मनी में चुनाव में पहली बार महिलाओं के लिए खोला गया था, किस वर्ष निकला था। ठीक है, तो फ्रायन नामक एक पोस्टर था जो जर्मनी में चुनाव हुए थे और उसमें पहली बार महिलाओं के लिए भी ये रखा गया था कि महिलाएं भी जो है भाई वोट डालेंगी। ठीक है, तो इस विषय पर एक पोस्टर बनाया गया था, ये किस वर्ष निकला था, तो ये हुआ हो जाता है हमारा, इसका मैं राइट आंसर बता देती हूँ, 1918 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। पहला भारतीय कलाकार कौन था जो ग्राफिक आर्ट सीखने के लिए विदेश गया था। ठीक है, तो इनमें से पहला जो कलाकार है वो कौन था जो विदेश गया था। गगनेनाथ टैगोर, मुकुल चंद रे, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर राजा रवि वर्मा। तो ये आप सब जानते हैं कि राजा रवि वर्मा नहीं गए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर भी नहीं गए थे, गगनेनाथ टैगोर भी नहीं गए थे, मतलब विदेशों में कला सीखने नहीं गए थे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, मुकुल चंद्र डे ही ऐसे कलाकार थे पहले जो ग्राफिक आर्ट सीखने के लिए कहाँ गए थे, विदेश गए थे। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है देखेंगे। MC एशर कृत बदलती आकृतियों की लंबी श्रृंखला जो 29 ब्लॉक्स के द्वारा छापी गई किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, यानी कि ये पूछ रहा है कि जो MC एशर कृत बदलती आकृतियों की लंबी श्रृंखला है जो 29 ब्लॉक्स के द्वारा छापी गई थी वो किस नाम से जानी जाती है। मेलनकोलिया फर्स्ट है, मेटाफॉर्मोस है, एपोकैलिप्स है, द बैटल ऑफ नेकेड मैन है। तो यहाँ पे मैं आपको राइट आंसर बता देती हूँ, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा, मोटाफॉर्मस। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। आनंद मंगल पुस्तक जिसमें रामचंद्र रॉय द्वारा उकेरित चित्र था वह किस वर्ष प्रकाशित होती है। 1820 है, 1900 है, 1816 है या फिर 1822 है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1816 में। ठीक है, प्रकाशित होती है। रामचंद्र रॉय द्वारा उकेरित चित्र था उस पुस्तक में जिसका नाम था आनंद मंगल। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द विस्टा निम्नलिखित में से किस कलाकार का ट्राई पॉइंट है। पाब्लो पिकासो हो जाएंगे, रेम्ब्रा हो जाएंगे, फ्रांसिस्को डे गोया हो जाएंगे या मैक्स बेकमैन हो जाएंगे। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, रेम्ब्रा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है यूकियो ई। ठीक है, परिभाषा के अनुसार कौन सा सही है, क्या है इसमें से सही। प्रकृति का ज्यों का त्यों चित्रण है, शुंगा का चोरी छुपे सृजन है या फिर गुजरते दृश्यों का उत्सव है या फिर यूरोप वासियों की कलाकृतियों की नकल करना है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, गुजरते दृश्यों का उत्सव मनाना। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। सेंट पीटर्स चर्च में पियटा शिल्प के शिल्पकार कौन थे। देखो पियटा बहुत ही फेमस है किनकी, माइकलएंजेलो की। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ा होगा इसके बारे में तो आपको पता होगा। इसमें ये तीनों ऑप्शन नहीं आएंगे, इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, माइकलएंजेलो। ठीक है, इन्हीं की ये बहुत ज़्यादा फेमस एक कृति है जो सफ़ेद संगमरमर में बनाई हुई है जिसको सेंट पीटर्स चर्च में रखा हुआ है। ठीक है, आगे देख। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी कलाकृति का वह खंड जो वास्तविक मोल्ड के सभी हिस्सों को उनकी सही स्थिति में थामे रखता है क्या कहलाता है। ठीक है, वेस्ट मोल्ड, मदर मोल्ड, फ्लेक्सिबल मोल्ड या इन्वेस्टमेंट मोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा मदर मोल्ड। ठीक है,
तो अभी के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका जो पार्ट सेकंड है वो हम ज़रूर लेकर आएंगे जल्द से जल्द, ठीक है। उसमें आगे के सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तो फ़िलहाल इस वीडियो में हम अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अगली वीडियो में हम बाकी के सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपनी तैयारी करते रहिए। ओके, थैंक यू।